वंदे मातरम। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी टर्म से परिचित हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में ढेर सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं, जैसे कि फ़ैन, बल्ब, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। ये सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण वर्क करते हैं। यानी कि हम लोग वर्तमान संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच मैनी टाइप्स ऑफ एप्लियंसेस वर्क्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पे चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ों की जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर मैटर के पास मास है, तो मास की तरह ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी हर पदार्थ में उपस्थित है। जस्ट लाइक मास, इलेक्ट्रिक चार्ज इज वन ऑफ द फंडामेंटल attributes of the particle of which the matter is made. Charge is the physical property of some fundamental particles like electron and proton. Charge is an essential and intrinsic property of some fundamental particles which accompanies these particles wherever they exist. Charge is that property of body which is responsible for electric force between them. अब बात करते हैं, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव। वी नो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर called nucleus and electrons. Electrons orbit around the nucleus and nucleus consists of proton and neutron. Neutron has no charge. Proton and electron have equal and opposite charge. Proton is positively charged particle and electron is negatively charged particle. Proton are imprisoned in the nucleus among with the neutrons due to strongest binding force called nuclear force. Thus proton does not travel from atom to atom, but electron present in the outermost cell which is revolving around the nucleus are free to exempt from one cell to another atom. Hence we can say that the electron are the basis of electricity. Charge on proton or on electron is indivisible in nature. Hence charge on a object is always an integral multiple of electron. अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर एटम से मिलके बना हुआ है। एटम से मिलके बना हुआ है। ये एक एटम है। इसके सेंटर पार्ट में हमारा न्यूक्लियस है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन and electron is revolving around the nucleus. हम लोगों ने K, L, M, N सेल्स के बारे में क्लास 9th में एटम चैप्टर में पढ़ा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसे रिलीज करने के लिए वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और ये थोड़े से एनर्जी प्राप्त करके अपने
न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होके ये मूव करने लगते हैं। यही कारण है कि कोई भी एलिमेंट जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आउटर सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो गुड कंडक्टर के रूप में वर्क करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि हर एटम के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। प्लस ई से हम लोग प्रोटॉन्स को डिनोट करेंगे और माइनस ई से इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम लोग जनरली सोचें कि जब हमने इस मार्कर को छुआ, इस मार्कर के पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मैंने इस मार्कर को छुआ तो हमें चार्ज का फील क्यों नहीं आया, हमने चार्ज को क्यों नहीं फील किया? तो हम लोग इसके रीजन में जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? अब हम एक नॉर्मल एटम की बात करते हैं। एक नॉर्मल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब चार्ज है निगेटिव, और एक प्रोटॉन के पास -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब पॉजिटिव चार्ज है। तो एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जिसके कारण से दुनिया का हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को यहाँ पे नोटिस नहीं कर सकते हैं। कूलॉम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलॉम्ब, अब अगर हम लोग सिंपली बात करें कि 1 कूलॉम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलॉम्ब इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देन 1 कूलॉम्ब इक्वल्स टू 1 कूलॉम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 कूलॉम्ब जो चार्ज है वो चार्ज का एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। इसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग कंबाइंड करेंगे तब हमारे पास 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज आएगा। Here we have discussed that in a normal atom, number of protons equals to number of electron. Proton have plus charge and electron has negative charge, and the magnitude of these charges are equal and opposite in sign. Hence, we can say that an atom is electrically neutral. Electrons can travel from one atom to another atom, from one body to another body. If a body loses one electron, it becomes positively charged. अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि किसी एटम के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़े से एनर्जी के बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर चला गया, तो अगर इसके पास 2e पॉजिटिव चार्ज है और अब इसके पास -e निगेटिवली चार्ज बचा, तो अब यहां पे जो हमारा रिजल्टेंट चार्ज है वो +e, यानी कि एक प्रोटॉन के इक्वल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बच गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इन अदर हैंड अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। हम लोगों ने SI यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ा,
जो कि कूलॉम्ब है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। अब हम लोग चर्चा करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। हम लोगों ने इससे पहले क्लास 7-8 में इसके विषय में पढ़ा है, हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी। हम लोगों ने 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि रगड़। किसी चीज को हम रब करके उसको हम चार्ज कर सकते हैं। यह हो गया हमारा पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में हम लोग आगे देखेंगे कैसे चार्ज करते हैं। और तीसरा हमारे पास जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हम इस तीनों मेथड्स को बोर्ड पे देख लेते हैं। पहले मेथड में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इन द अदर हैंड, अगर हम लोग एक इबोनाइट रॉड लें और एक उलन क्लॉथ लें, तो जब इबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ पे हम लोग रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड हमारा निगेटिवली चार्ज होता है और उल जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अभी इसके पास नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। इसको हमने पहले से ही रब करके पॉजिटिव चार्ज ले आया है। एज्यूम कर लें कि ये एक ग्लास रॉड है जिसको हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ पे रब करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। अब जैसे ही हम लोग इस रॉड को इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव चार्ज इस पे मूव कर जाता है और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस चार्जिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि टच के द्वारा चार्ज करना। किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया और वो ऑब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया। अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रियली टच नहीं करेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फिर भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जो चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका चार्ज बिना लूज किए दूसरे ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिए, इस पे एक ग्लास स्फीयर है हमारे पास। अब ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इसके बाद हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इसके पास लाया। तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो इस स्फीयर पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो निगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा और वो इस जगह पे आके इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज इससे रिपेल होके वो इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग
इसको अर्थ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको अर्थ कर देते हैं, यानी कि एक वायर यहां से अटैच करके इसको ग्राउंड से अटैच कर देते हैं। तो अब जैसे ही, अब ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने कांटेक्ट में लाके इसको पोलराइज्ड किया है, इस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं। इसको हटाने के बाद फिर ये चार्ज मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इसके पास ही रखना है, इसको टच भी नहीं करवाना है। तो अब क्या हुआ कि इस पे जितना भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हुआ था, ये सारा इस वायर के द्वारा अर्थ हो जाएगा, यानी कि अर्थ में चला जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहां से रिमूव कर लेंगे। जैसे ही हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को रिमूव करेंगे, अब इसके पास सिर्फ निगेटिवली चार्ज बचा है, और वो अब इस पूरे ऑब्जेक्ट पे फैल जाएगा, और ये जो हमारा स्फेयर है अब ये निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब ये निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इस मेथड को ही हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं। इसके बाद हम लोग अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर के बेसिक थिंग्स पे आएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट, दैट इज द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसका मतलब है कि चार्ज जब भी होगा हमारा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, यानी कि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम लोग अगर चर्चा करें कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे है, यह संभव नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो +5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये डिविजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डिविजिबल नहीं है। यहां पे हमारा n इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, दैट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। दूसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जस्ट लाइक एनर्जी एंड मास, हम लोगों ने पढ़ा है कि mass and energy can neither be created nor be destroyed. Just like mass and energy, the charge can neither be created nor be destroyed. It can be just transferred from one body to another body. यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है वो अलजेब्रिकली ऐड करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग कल्पना करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 2 कूलम, 5 कूलम, -10 कूलम और 5 कूलम का चार्ज है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज क्या है, तो हम लोग इन सारे चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे विद देयर साइन, +2 +5 कूलम +5 कूलम -10 कूलम, तो +12 कूलम -10 कूलम इक्वल्स टू 2 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस ऑब्जेक्ट के अगर ग्रॉस चार्ज के बारे में हम लोग बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के पास +2 कूलम चार्ज है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज के रूप में जानते हैं। अब हमारे पास तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसको समझ लीजिए कि चार्ज डज नॉट चेंज और द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अगर ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है तो इस पे +2 कूलम्ब का चार्ज है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करवाना शुरू कर दें, तब भी इस ऑब्जेक्ट के पास जो होगा वो 2 कूलम्ब का ही चार्ज होगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये हम लोग जानते हैं कि प्लस को रिपेल करेगा
और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके पास है हमारे पास कि चार्ज के ऊपर फोर्स कितने टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच में दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। इफ चार्ज आर स्टेशनरी, अगर दो चार्ज हैं और वो दोनों रेस्ट पे हैं, इफ चार्ज आर स्टेशनरी देन देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों रेस्ट में है, तो सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन में होगा। अब अगर इफ द चार्ज आर मूविंग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर चार्ज मोशन में है तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वर्क कर ही रहा होगा, साथ में चार्ज के मोशन के कारण से उन पर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड ही जनरेट करेंगे। इफ चार्ज पार्टिकल्स आर इन एक्सेलरेटेड मोशन देन दे विल रेडिएट एनर्जी। जैसा कि हम लोग ने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा और एक टाइम पे न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, जिसका काट भी वहां पे, जिसका खंडन भी हम लोगों ने उस जगह पे नोटिस किया था। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को जानते हैं। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। कूलॉम्स लॉ जो है वो हमको बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा। यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब हम लोग रिकॉल करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। उसी के सिमिलर कूलॉम्स लॉ हमसे कहता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद हमारे पास आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करेंगे और इसके जगह पे इक्वल्स टू का साइन देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग K यूज करते हैं। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा। कोई भी दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगा। यहां पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ का पालन हो रहा होगा। जस्ट लाइक मास, हमने आपको पहले ही बताया कि चार्ज जो है, जैसा कि मास हर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। तो अब इसको जान लेने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि अगर कोई चार्ज Q है
तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन रहा होगा, और इसके पास अगर r डिस्टेंस पे हम कोई दूसरा चार्ज q को प्लेस करें तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो हमारा फोर्स इक्वल होगा k q अपॉन r स्क्वायर के। ये हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से ही डिराइव किया। इफ वी प्लेस अ सिंगल चार्ज q in an space, it will not experience any force if some another charge q is placed near it। अगर ये q चार्ज हमारे पास नहीं है और हम इस चार्ज को यहाँ पे रखें तो इस पर कोई भी इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दूसरा चार्ज कोई q प्लेस करते हैं तो अब ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F इक्वल्स टू के Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर के। चार्ज Q विल क्रिएट समथिंग अराउंड इट। चार्ज Q विल क्रिएट समथिंग अराउंड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ एनी अनदर चार्ज Q विल बी प्लेस्ड इन दैट स्पेस और फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। यानी कि कोई भी चार्ज है उसके अराउंड इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q प्लेस करेंगे तो इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण कोई नेट फोर्स एक्ट करेगा, और ये जो फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। अगर हम इस Q चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर प्लेस कर दें तो ये चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने में मदद करेगा। आप लोगों के सिलेबस में कूलॉम्स लॉ है नहीं, मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए ये बताया। इसे जानने के बाद आप हतप्रभ ना हो, घबराएं नहीं। इसे हम लोग 12th क्लास में ब्रीफली पढ़ेंगे।